हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स जो ये टॉपिक है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अब 22 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। इन प्लस ऑफ दिस इसमें आपके 12 शेड्यूल भी मेंशन हैं। कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल। एक ओवरव्यू फिर से, टोटल कितने आर्टिकल हैं? 395। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 22 पार्ट्स में। कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। इसका एडॉप्शन कब हुआ था? इसका एडॉप्शन हुआ था 1949 में। 1949 में इसका एडॉप्शन हुआ था और ये 103 बार अमेंड हो चुका है। 103 बार इसमें अमेंडमेंट चेंजेस किए जा चुके हैं। अब टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट बिल्स जितने अभी तक इंट्रोड्यूस हुए हैं पार्लियामेंट में वो 126 हैं। 126 टोटल आपके अमेंडमेंट बिल्स अभी तक पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ये था एक ओवरव्यू जो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे अब ब्रीफ में। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखते जाएंगे कौन सा आर्टिकल किस बारे में बताता है और कौन से कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पार्ट 1 है आपका जिसको हम द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बोलते हैं। ये इसमें 4 आर्टिकल आते हैं आपके, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। नाउ आर्टिकल 1 में क्या मेंशन है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 1 में मेंशन है। मेरे साथ रिपीट करते हुए चलेंगे तो वीडियो के साथ ही साथ याद भी हो जाएगा और शायद थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े। आर्टिकल 2 में क्या मेंशन है? आर्टिकल 2 में मेंशन है एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। अगर कोई न्यू स्टेट बनेगा तो उसका एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट किस आर्टिकल में मेंशन होगा? आर्टिकल 2 में। अगर कोई यूनियन का नेम है और टेरिटरी है वो किस में मेंशन होगा? आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब आर्टिकल 3 बात करता है अगर कोई नया स्टेट फॉर्म होगा, एरिया में कोई चेंजेस किया जाएगा, बाउंड्रीज़ में कोई चेंजेस किया जाएगा, घटाया या बढ़ाया जाएगा और एग्जिस्टिंग स्टेट का नेम में अगर कोई चेंज किया जाएगा तो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन से साल में हुआ था? 2019 में। इसने रीऑर्गेनाइज़ किया था कि जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ये यूनियन टेरिटरी है जम्मू और कश्मीर की विद अ लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट अ लेजिस्लेचर। ये चीज़ उसने बताया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट 2 जो कि बात करता है सिटीज़नशिप के बारे में। और सिटीज़नशिप कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। अब आर्टिकल 5 बात करता है आपका सिटीज़नशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 बात करता है राइट ऑफ सिटीज़नशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अगर कोई इंसान पाकिस्तान से इंडिया आया है तो वो मेंशन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 6 में वो चीज़ मेंशन है। इन प्लस ऑफ दिस इसमें आर्टिकल 8 जो है वो राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 6 ने बोला कि अगर चलो तुम पाकिस्तान से आए हो तो पाकिस्तान से माइग्रेट हो रहे हो इंडिया, ये उस बारे में है। आर्टिकल 8 बात करता है आप किसी भी आउटसाइड कंट्री से आए हैं, किसी भी आप फॉरेन कंट्री से आए हैं, आउटसाइड इंडिया कहीं से भी आए हैं, आप इंडियन ओरिजिन में आए हैं तो उसकी राइट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 8 बात करता है। आर्टिकल 10 बात करता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। जो सिटीजनशिप की राइट्स होगी उसके बारे में आर्टिकल 10 में बात करता है। आर्टिकल 11 बात करता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप बाय लॉ, ये कौन बात करता है? ये बात करता है आर्टिकल 11। अब इसी के साथ ही आर्टिकल 11 में आपका एक एक्ट आता है जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको जानना, जिसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या फिर सिटीजनशिप एक्ट 2019। अब जो ये सिटीजनशिप एक्ट 2019 है ये चेंजेस करता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में और ये बोलता है कि जितने भी फॉरेन इलीगल माइग्रेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, वो इंडियन सिटीज़नशिप के लिए
एलिजिबल हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सिटीजनशिप एक्ट 2019 जो कि अमेंड हुआ था, चेंज हुआ था सिटीजनशिप एक्ट 1955 से, वो ये बोलता है फॉरेन इल्लीगल माइग्रेंट्स, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो, वो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है पार्ट 3। पार्ट 3 बात करता है हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि आपकी आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मेंशन है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही कवर करेंगे। आर्टिकल 12 to 35 क्या मेंशन है आपकी फंडामेंटल राइट्स। अब सबसे आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट कि एक स्टेट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, और आर्टिकल 13 बात करता है लॉज कंसिस्टिंग विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो लॉ कंसिस्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए, उनके बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 13। अब यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट लॉ आता है जो है आर्टिकल 14, जो क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब लॉ के सामने सब बराबर हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर हैं। अब यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है जो कि है मुस्लिम विमेन एक्ट 2019, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज। अब ये जो मुस्लिम वुमेन एक्ट 2019 है, ये डिक्लेयर करता है कि तलाक जो है ये एक ऑफेंस है, एक क्राइम है, जिसमें आपको 3 साल की जेल हो सकती है फ़ाइन के साथ। ट्रिपल तलाक वो कंसिडर्ड हुआ था कि वो वॉयलेटिव है, जब ट्रिपल तलाक हुआ नहीं था कि 3 बार तलाक देने से तलाक नहीं माना जाएगा, वो भी आपका आर्टिकल 14 में के अंडर आता है। अब यहाँ पे आर्टिकल 14 तो हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सबसे अच्छा आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 आपका बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस और पब्लिक ऑफ बर्थ। मतलब आर्टिकल 15 ये कहता है कि आप डिफरेंस नहीं कर सकते हो किसी की रिलीजन के बेसिस पे, किसी के कास्ट के बेसिस पे, किसी के कलर के बेसिस पे, किसी के सेक्स के बेसिस पे और किसी के प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। आप कोई डिफरेंस नहीं कर सकते हो इसमें। ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट आर्टिकल जो आता है इसमें वो है आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 16 जो है ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या है, 2 मिनट सोचिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें जो आपका एक एक्ट आता है उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2019। जिसको पता है ये एक्ट क्या है, वेरी गुड। जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2019 जो है ये बोलता है कि 10% रिजर्वेशन मिलेगा किसको, EWS कैटेगरी को। EWS कैटेगरी को कितना परसेंट रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल्स, फिर चाहे वो जॉब के लिए हो एंड जॉब्स विद इन द जनरल कैटेगरी। ये आपका कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2019। अब इसी के बाद आता है इसमें आपका एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको हम सब ने कभी ना कभी स्कूल में तो पढ़ा ही है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है ये आपका बात करता है फ्रीडम, मुझे बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली। फिर ये क्या बात करता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फिर ये क्या बात करेगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मैं कहीं भी कैसे भी आ जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। और एक लास्ट फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। अब ये जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है इसका मतलब मैं अपने
हिसाब से अपने लिए कोई भी जॉब सेलेक्ट कर सकता हो। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि एक्सेस टू इंटरनेट ये भी आपकी फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A के अंडर आपका आता है एक्सेस टू इंटरनेट। एक्सेस टू इंटरनेट कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन है? एक्सेस टू इंटरनेट मेंशन है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A। फिर अब इसमें एक लास्ट जो आपकी इम्पॉर्टेंट है इसमें आर्टिकल, वो है आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है ये बात करता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है? तो आर्टिकल 32 बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 19 में क्या मेंशन था? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 जो है ये इन रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस है। ऑफेंस के लिए आर्टिकल 20 आपका बात करता है। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 15 की रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन के बेसिस पे आप कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। और आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब नेक्स्ट जो है ये हमारे हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 7 बेसिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया था, बट अभी सिर्फ 6 हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो है अंडर आर्टिकल 31 रिमूव कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। अभी हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स में पहली राइट जो हम देखेंगे वो है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आती है। एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। आर्टिकल 15 आप किसी के रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हाँ, जो अनटचेबिलिटी वाला एबॉलिशन है वो कौन से आर्टिकल के अंडर हुआ है? आर्टिकल 17 के अंडर हुआ है। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो टाइटल्स का एबॉलिशन हुआ है कौन से आर्टिकल के अंडर हुआ है? आर्टिकल 18। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 19, जो फ्रीडम देता है किस चीज़ से? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो इन सारी चीज़ों की फ्रीडम कौन देता है? आर्टिकल 19। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ऑफेंसेस के रिगार्डिंग कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल नंबर 22 किसके बारे में बात करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 23 जो है आपका, ये आपका मेंशन करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आप ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर एज 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। अंडर एज 14 अगर किसी की एज है तो आप उससे फैक्ट्रीज और माइंस पे काम नहीं करा सकते। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 24। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 25, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आप कोई भी रिलीजन, प्रोफेशन और कहीं पे भी आप अपने रिस्पेक्टेड प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी आपका टाइम है इसका गणपति जी का, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर्स कि आप कहीं पे भी कोई भी चीज़ की पूजा या रैली आप कर सकते हैं। फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये भी आपका आर्टिकल 27 में मेंशन है। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी आपका आर्टिकल 28 में मेंशन है। तो आर्टिकल 27 और 28
रिलीजन के बारे में बात करते हैं कि रिलीजन आपका जो है या फ्री हो, आप कहीं पे भी कोई भी चीज़ प्रमोट कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। नेक्स्ट है आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ और आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंडर आता है आर्टिकल 32 रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी आपका आर्टिकल 32 में के अंडर ही आता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 36 आर्टिकल 36 टू 51 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर कौन से आर्टिकल्स आते हैं। तो फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 कौन से पार्ट में मेंशन है, ये पार्ट 4 में मेंशन है। आर्टिकल 36 आपका बात करता है डेफिनेशन के बारे में, 37 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है, आप में से किसी को पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है। डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 39। अब जो ये आर्टिकल 39 है ये सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी स्टेट से फॉलो कराने के लिए बना हुआ है। आर्टिकल 39 सब क्लॉज ए बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ये जस्टिस दिलाने के लिए और फ्री लीगल एड दिलाने के लिए आपका ये आर्टिकल बना है, जो है आर्टिकल नंबर 39 सब क्लॉज ए। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में ही राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस आता है, जो कि आर्टिकल 41 में मेंशन है। अब इसी में आपका अमेंड हुआ था स्टेट पंचायती राज एक्ट 1993। स्टेट पंचायती राज एक्ट, ये सब एक्ट्स पे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इनके ईयर। स्टेट पंचायती राज एक्ट 1933 जिसने मैंडेटरी कर दिया था कि प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ सारी पंचायत में ऑल अक्रॉस दी स्टेट कि एक डिसेबल पर्सन पंचायत में होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी किया था। आर्टिकल 43 बात करता है लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। अभी वेज कोड एक्ट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है कि एक इंश्योर किया जाए कि मिनिमम वेजेस हर वर्कर को मिल रहे हैं। कौन सा एक्ट है? वेज CODE कोड एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 43 सब क्लॉज ए, जो कि बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ताकि वर्कर्स सिर्फ आपके मशीन या फिर लेबर तक लिमिटेड ना रहें, वो थोड़ा सा मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के टूवर्ड्स भी आए। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स आर्टिकल 44 में मेंशन है थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 45 जो कि प्रोविज़न ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड OBC। आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48 में मेंशन है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस जैसे आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। आर्टिकल 49 काजीरंगा किस लिए? वन हॉर्न डायनासोरस के लिए फेमस है। कूनो किस लिए? क्योंकि अफ्रीका से चीता वहाँ पे इंपोर्ट कराए गए थे। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये थे अभी तक आपके आर्टिकल 51। मूविंग अहेड पार्ट 4A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A मेंशन है, जो कि बात करता है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो 47 अमेंडमेंट एक्ट 1977 में ऐड हुई थी 10th फंडामेंटल ड्यूटीज़, और 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ने एक और फंडामेंटल ड्यूटी एक्ट कर दी थी, तो टोटल 11।
नेक्स्ट, अब ये जो फंडामेंटल 11 ड्यूटीज़ हैं वो रही आपकी, ये आप यहाँ से एक बार रीड कर सकते हो। 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की थी और 2002 में एक और ऐड हो गई थी, जिसकी वजह से ये टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स हो चुकी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है आपका पार्ट 5 ऑफ यूनियन, जो कि आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 151 मेंशन है, जिसमें आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट आता है, स्टार्टिंग विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 53 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। आर्टिकल 54 कौन से आर्टिकल में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन है? आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को एकदम से निकालना पड़े इम्पीचमेंट प्रोसेस तो कौन से आर्टिकल में आ सकता है? आर्टिकल 61, जब दोनों हाउसेस में से कोई एक हाउस रेज करता है क्वेश्चन तब। आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 52 और 63 वाइस प्रेसिडेंट। 64 वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66। नेक्स्ट है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 आपका बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन या फिर सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस ऑफ डेथ इन सर्टेन केसेस। अब जैसे निर्भया केस जो हुआ था, उसने मिसयूज़ किया था प्रेसिडेंशियल पार्डन को एज अ डायलेटरी टैक्टिक्स टू फ्रस्ट्रेट द जुडिशियल प्रोसेस। पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 72। आर्टिकल 74 आपका बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं उनके मिनिस्टर्स? आर्टिकल 74 के अंडर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में मेंशन है। आर्टिकल 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट मेंशन है। आर्टिकल 80 में कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स मेंशन है आर्टिकल 80 में। नाउ मूविंग अहेड विद आर्टिकल 81, जिसमें है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। राज्यसभा इज इन आर्टिकल 80, लोकसभा इज इन आर्टिकल 81। आर्टिकल 83 में मेंशन है आपका रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। अब रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस का मतलब है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे जैसे यूनियन टेरिटरी है आपकी जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसमें डेलिमिटेशन किए गए थे कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इनकी इनएविटेबल हैं कि नहीं है। अब ये जो इंटरनल डिस्कशन है ये आपका कहाँ पे हुआ था ये भी लिख लीजिए प्लीज़, इम्पॉर्टेंट है। एक्ट आया था उसमें आपका एक, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन से ईयर में? 2019। और उसने बोल दिया था इसके डेलिमिटेशन को। तो ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन था? आर्टिकल 83 के टाइम पे आर्टिकल 83 में ये आया था, जिसमें सॉरी ये आर्टिकल 82 में था, सॉरी माय मिस्टेक। आर्टिकल 82 में था जिसमें रीएडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस के बारे में बात की गई थी। और आर्टिकल 83 जो है ये ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 93 बात करता है द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। जो स्पीकर्स हैं डेप्यूटी स्पीकर्स उनके बारे में आर्टिकल 93 में मेंशन है। आर्टिकल 105 के पहले आपका एक आर्टिकल है आर्टिकल 102, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ब्रीफ दे देते हैं आपको। उसमें डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप मेंशन है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हुआ अगर तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप कोई और ऑफिस नहीं कर सकते अगर आप मेंबर हो राज्यसभा या लोकसभा के, उसमें ये मेंशन है। आर्टिकल 105 में मेंशन है पावर्स, प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। फिर मूविंग अहेड विद आर्टिकल 109 जिसमें मेंशन है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। मनी बिल्स के रिगार्डिंग स्पेशल प्रोसीजर किस में मेंशन है? आर्टिकल आपका 109। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल किस में मेंशन है? डेफिनेशन ऑफ मनी बिल मेंशन है आपकी आर्टिकल 110 में। और ये जो मनी बिल्स होते हैं ये इंट्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे किए जाते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ
इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लोकसभा में। सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मनी बिल्स कहाँ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। लोकसभा से पास करके इनको राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा नहीं अप्रूव करते हैं तो ये फिर से वापस लोकसभा आ जाते हैं चेंजेस के लिए। ठीक है। अब आर्टिकल 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल बजट की। आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स की। आर्टिकल 123 बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट की टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड में कौन कौन से हैं? टू प्रोटेक्ट हेल्थ वर्कर्स, गवर्नमेंट ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस हो गया, उसके बारे में टैक्सेशन लॉज जो होते हैं, टैक्सेशन ऑर्डिनेंसेस, उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट है आपका पार्ट 5 यूनियन का, अगेन अभी सेम ही है। आर्टिकल 124 जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 124 में। जजेस की सैलरीज कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 125 में। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस किस में मेंशन है? आर्टिकल 126 में। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस किस में मेंशन है? आर्टिकल 127 में। आर्टिकल 128 में मेंशन है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 129 में मेंशन है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 130 में मेंशन है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 में मेंशन है स्पेशल लीव्स फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 137 में मेंशन है रिव्यू ऑफ जज और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 141 में डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाइंडिंग ऑन ऑल द काउंट्स। आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है। ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ CAG, ये आर्टिकल 149 में मेंशन है। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किस में मेंशन है? आर्टिकल 149 में। नेक्स्ट आर्टिकल 153 में गवर्नर्स ऑफ स्टेट के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 161 में पार्डोनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 213 में पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स। आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट्स टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 226 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। आर्टिकल 233 में अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस मेंशन है और 235 में कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये वाले जो लास्ट के हमने अभी 2 स्लाइड्स में आर्टिकल देखे, देखिए जीके इतना वास्ट टॉपिक है कि इसमें हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते वाला सिचुएशन होता है। बट मेन चीज़ें हम एक बार अगर देख भी लेते हैं तो भी अगर हमें ऑप्शन में, क्योंकि हमारा पेपर तो ऑप्शन में ही आता है MCQ में, तो भी हमें वो तुरंत हिट हो जाता है कि अरे हाँ हमने ये वहाँ से पढ़ा था, ये तो नहीं हो सकता है। अगर मुझे क्वेश्चन आता है कि आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स का कंपोजिशन किस आर्टिकल में आता है, मैंने वहाँ पे देखा था कि वो आर्टिकल 80 में आता है। या फिर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 44 में आता है। तो इसीलिए हम इसको इतना कवर करके चल रहे हैं। तो प्लीज़ बोर मत होइएगा। वीडियो लॉन्ग लग रहा है आपको तो आप पॉज कर लीजिएगा, ब्रेक ले लीजिएगा, देन कंटिन्यू करिएगा। मूविंग अहेड विद पार्ट 7 जिसमें आपका आर्टिकल 238 के बारे में बात होती है और इसको रिपिल्ड कर दिया गया था। रिपिल्ड करने का मतलब है इसको हटा दिया गया था, इसको हटा दिया गया था बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। नेक्स्ट है आपका पार्ट 8 जो कि इंडियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करता है फ्रॉम आर्टिकल 239 टू आर्टिकल 242। नेक्स्ट है आपका पार्ट 9 जो पंचायत के बारे में बात करता है, आर्टिकल 243A एंड आर्टिकल 243O। 243A में ग्राम सभा के बारे में मेंशन है, 243 के बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में मेंशन है। नेक्स्ट है पार्ट 9A जो कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है, आर्टिकल 243P और आर्टिकल 243ZG। पार्ट 10 जो कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात करता है, आर्टिकल 244। पार्ट 11 सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करता है, आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 263। अब पार्ट 12 जो है ये फाइनेंस, प्रॉपर्टीज़, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड
सोल्ट्स के बारे में बात करता है आर्टिकल 264 और आर्टिकल 300A में। आर्टिकल 266 बोलता है कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट फंड जितने होते हैं वो आर्टिकल 266 में मेंशन है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 में मेंशन है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में मेंशन है और आर्टिकल 300 सब क्लॉज ए में मेंशन है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300 सब क्लॉज ए में मेंशन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका राइट टू प्रॉपर्टी, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये दोनों हैं। मूविंग अहेड विद पार्ट 30 जो बात करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर्टिकल 301 एंड आर्टिकल 307। आर्टिकल 301 बात करता है फ्रीडम टू ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। आप किसी भी ब्रांड के साथ या किसी भी बिजनेस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 302 बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में कि टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। अगर रेस्ट्रिक्शन होगा तो कौन से आर्टिकल की वजह से? आर्टिकल 302 की वजह से। पार्ट 14 बात करता है सर्विसेज अंडर सेंटर एंड स्टेट आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 323। इंपॉर्टेंट आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज कौन से आर्टिकल के अंडर होती हैं? आर्टिकल 312। आर्टिकल 315 बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द अदर स्टेट्स। आर्टिकल 320 फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंडर आती हैं? आर्टिकल 320। ये तीनों ही आपके एक तरीके से इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323B, आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है। नेक्स्ट इज पार्ट 15 इलेक्शंस के बारे में बात करता है। ये पार्ट जो आर्टिकल है आपका 324 से लेके 329 तक। 324 बात करता है डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में क्या डायरेक्शन होना चाहिए, हु विल बी द कंट्रोलिंग पर्सन, इलेक्शन कैसे होने चाहिए, कौन मॉनिटर करेगा इस इलेक्शंस को, ये सारी चीज़ें आपकी आर्टिकल 324 में मेंशन है। आर्टिकल 325 बात करता है नो पर्सन टू बी एलिजिबल और टू क्लेम टू बी इंक्लूड और ए स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। आप किसी इंसान को मना नहीं कर सकते रिगार्डिंग इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, सेक्स, कलर, एनीथिंग। आर्टिकल 326 बात करता है इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। आपके इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल 324 और 325 हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट 16 जो कि बात करता है स्पेशल प्रोविजंस SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ एक्सेट्रा, जो कि आर्टिकल 330 से लेके 342 तक मेंशन है। इसमें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 348 जो कि बात करता है नेशनल कमीशन फॉर द SC एंड ST, और आर्टिकल 340 जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ये दोनों आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल 343 और आर्टिकल 351 में मेंशन है। टू आर्टिकल 351। आर्टिकल 343 बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो आर्टिकल 343 के अंडर डिसाइड होती है। आर्टिकल 345 बताता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? 345। नेक्स्ट है 348 लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 348। और 351 डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेजेस। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन 343, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट 345, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट 348, डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ हिंदी लैंग्वेज 351। नेक्स्ट है आपका पार्ट 18 इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 में मेंशन है। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में मेंशन है। स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 में मेंशन है और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में मेंशन है। ये तीनों ही आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। मूविंग अहेड विद पार्ट 19 जिसमें मिसलेनियस चीज़ें आती हैं, मिसलेनियस प्रोटेक्शंस आते हैं जो कि आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक मेंशन है। इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 361 जो कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है पार्ट 20 जो कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, जो कि आर्टिकल 368 में मेंशन है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन
कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 368। नेक्स्ट है आपका पार्ट 21 जो कि स्पेशल ट्रांजिशनल एंड टेम्परेरी प्रोविजंस के बारे में बात करता है, जो कि आपके आर्टिकल 369 से लेके 392 तक मेंशन है। आर्टिकल 370 इंपॉर्टेंट बात करता है टेम्परेरी प्रोविज़न फॉर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि डाइल्यूट हो गए थे अगस्त 5 और 6, 2019 को। आर्टिकल 371 सब क्लॉज ये बात करता है स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। आर्टिकल 371 सब जे बात करता है स्पेशल स्टेटस फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 371 जे। नेक्स्ट है पार्ट 22 जो कि बात करता है शॉर्ट टेक्स्ट कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेस्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, जो कि आर्टिकल 392 से लेके 395 तक मेंशन है। यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है 393, इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहलाना चाहिए। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? दैट इट शुड बी मे बी कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 393 में मेंशन है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 393। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या आपको कोई भी किसी भी नेक्स्ट टॉपिक जो आप बोलेंगे जिस पे क्लास होनी चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वी विल बी रेडी टू हेल्प यू। एंड इसके पहले भी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स में हमने वीडियो डाले हुए हैं। नेशनल पार्क्स हो गया, यूनेस्को हो गया, रामसर साइट्स हो गया, फिर आपके मॉन्यूमेंट्स हो गए। ये सारे वीडियोस चैनल पे अपडेटेड हैं। आपने नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं, देख लीजिएगा एक बार। एंड इन केस कोई डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करिएगा। नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, इंस्टा का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।